Class, good morning. So today we have to start with our very next and the last theory of this chapter, and that is crystal field theory. And this theory somehow is capable of explaining the bonding and coordination compounds throughout. ठीक है, बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करती है कि बॉन्डिंग किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होती है. तो वीबीटी के बाद जो सीएफटी, इसे हम बोलते हैं सीएफटी, तो जो सीएफटी आई उसने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं. वीबीटी ने तो बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए होता क्या है. वीबीटी जो हम पढ़ चुके हैं उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ ताकि हम कॉन्ट्रास्ट कर सकें वीबीटी एंड सीएफटी के अंदर. सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ने क्या बोला. वीबीटी ने कहा कि जो आपका जो मेटल है ना, वो अपना डी ऑर्बिटल खाली कर देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो एम पॉजिटिव में चला जाएगा, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव वट एवर इट इज़ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज़. उसके बाद उसके डी 3D 4s 4p इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स जो है वो वैकेंट होंगे, और आने वाला लीगेंड जो है वो अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन लीगेंड से ही आते हैं. मेटल के पास तो है नहीं इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए, तो लीगेंड आएगा और इस तरीके से इन खाली ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करके इनमें क्या बना देगा, इनमें इलेक्ट्रॉन दे देगा और बॉन्ड बना लेगा. जब ये ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करने की बात आती थी तो वीबीटी ने बोला था कि जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होते हैं वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा के अंदर वाला डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो वीक लिगेंड होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो आगे वाला यानी कि 4D ऑर्बिटल क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं. इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते थे. तो ये थ्योरी जो थी वो वीबीटी ने एक्सप्लेन कर दी. लेकिन इसी के अंदर एक चीज़ थी जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. लाइक एक चीज़ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ थी. पहली बात तो कलर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कलर क्यों शो कर रहे हैं, ठीक है. दूसरी बात वो क्या नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी. एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है दूसरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ऐसा क्यों हो रहा है. तीसरी चीज़ जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो ये कि जो उसकी सारी थ्योरी बेस्ड है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस, वीक लीगेंड के बेस पे. लेकिन वो यही नहीं बता पाया कि वो किस क्राइटेरिया से बोल रहा है कि कौन लीगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन लीगेंड वीक होंगे, ठीक है. और वीबीटी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये बॉन्ड्स जो थी वो प्रॉपर क्या थी, कोवलेंट बॉन्ड्स थी, यानी कि ओवरलैपिंग से बनती हैं जब लीगेंड का ऑर्बिटल और मेटल का ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन किससे जाते हैं, लीगेंड से जाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट वीबीटी. इसके ड्रॉबैक्स हम देख चुके हैं कि क्या क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. नाउ वाज द टाइम फॉर बेथ एंड ब्लैक, जो कि आए और उन्होंने अपनी थ्योरी दी, एंड दिस थ्योरी इज़ नोन एज CFT, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इसको हम पढ़ेंगे. इसके पॉस्टुलेट्स मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको हिंदी में इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. ये थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे, और अगर नहीं सुनोगे तो फिर रट्टे लगाने पड़ेंगे. तो बेटर कि हम इसे समझ लें कि मज़ा भी आएगा समझने में. देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आई वो क्या कहती है. इन दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, मैं इसको CFT लिखूँगी, इन दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने बोला कि जो मेटल है मेटल और लिगेंड, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हो करके कैसी बॉन्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस एंड रिपल्शन बिटवीन सेम चार्जेस. ज़ीरो से शुरू करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. चलो, मेटल आपको पता है पॉजिटिव बना चुका है, लाइक जैसे +3 में कोई भी मेटल है, ये मेटल के डी ऑर्बिटल हैं, इसी तरीके का डी ऑर्बिटल होता है, तो ये मेटल का डी ऑर्बिटल है भाई. चलें ठीक है. लिगेंड आ रहा है अपना नेगेटिव चार्ज लेकर, इसके पॉजिटिव चार्ज, मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ ऑर्बिटल्स खाली कर देते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स भरे हुए दे देते हैं, यही होता है. चलो भाई, अभी क्या होगा, जैसे ही मेटल की विसिनिटी में लिगेंड आएगा, विसिनिटी का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे ही इस मेटल के फील्ड में आपने लिगेंड को प्रेजेंट कर दिया तो क्या होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसके पॉजिटिव चार्ज और इसके नेगेटिव, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके पॉजिटिव और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन. बिल्कुल सही समझा है आपने. ये अभी तक वीबीटी भी बोल रहा था कि क्या हो रहा है, मेटल के
पॉजिटिव चार्ज और लीगेंड के नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से लीगेंड अप्रोच करेगा मेटल की तरफ। चले बहुत अच्छा, हमारा लीगेंड जो है वो मेटल के करीब पहुंच गया। अब लीगेंड के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे, मेटल के ऑर्बिटल के अंदर। समझ आया? लीगेंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, मेटल के ऑर्बिटल के अंदर। जैसे ही अट्रैक्शन की वजह से लीगेंड पास जाएगा मेटल के, एक और चीज़ आपको नज़र आएगी, पास जाने के बाद एक और फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करने लग जाएगी। कैसे? और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच में होगी, मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। आई रिपीट, जब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो आपके लीगेंड के नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन जो थे वो मेटल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से लीगेंड जो है वो मेटल के करीब आ जाएगा। लीगेंड मेटल के क्लोज हो गया है। अब क्या होगा, अट्रैक्शन की वजह से जब वो करीब आ चुके हैं तो अब लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स करीब होने की वजह से इनके बीच में होगी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। और इसके बारे में अभी तक किसी ने भी बात नहीं की थी। सो दिस वॉज द चेंजिंग पॉइंट, और मैं कहूँ कि यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें क्लियर आउट हुई कि बॉन्डिंग ही हम लोग सही नहीं बता कर पा रहे थे। तो आके हमें CFT ने एक्सप्लेन किया कि भाई ये प्योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं होती, बल्कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसमें अट्रैक्शन भी है बिटवीन मेटल के पॉजिटिव चार्ज और लीगेंड के नेगेटिव चार्ज में, और रिपल्शन भी है मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स और लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये तो हो गई बॉन्डिंग की बात, ठीक है। इतना पढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखो, so according to this, the bond between the metal and ligand is purely ionic, that is covalent नहीं है, वो electrostatic bond है, ionic bond है। this bond involves attraction, attraction किसके बीच में, between the metal ion positive charge and electrons of ligand, okay, ये हमें समझ आता है। and also it consists of repulsion, repulsion किसके बीच में, between the d electrons of metal ion and electrons of ligand, okay, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लीगेंड। तो अट्रैक्शन हो रही है मेटल के पॉजिटिव चार्ज और लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में, और रिपल्शन हो रही है जब लीगेंड मेटल के क्लोज आ गया तो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक दूसरे के सामने, तो इसकी वजह से क्या आ गई, रिपल्शन। अब देखें, आपने हर एक लीगेंड को पॉइंट चार्ज की तरह से कंसिडर किया, यानी कि एक डॉट की तरह से कंसिडर किया, जस्ट अ सोर्स ऑफ चार्ज, ओके। अब इसके आगे की थ्योरी मैं आपको समझाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको। एक बात उससे पहले मैं आपको पूछूं अगर, तो आप बता पाओगे या नहीं पता नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन तो आपको समझ आता होगा, 11th क्लास में हमने ये बात डिस्कस की थी। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, देखो जब आप बात करते हो कि ऑक्टाहेड्रल है, भाई मेरी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के आप लिए आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हो, sp3d2 या d2sp3, दोनों ही एक ही बात है। S में एक ऑर्बिटल होता है, ऑक्यूपाई हो गया। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, तीनों ऑक्यूपाई हो गए हैं। D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। 5 में से ऑक्यूपाई कितने हुए, 2। कौन से वाले 2 ऑक्यूपाई हुए होंगे भाई ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए, इसको मैं बताती हूँ अभी आपको। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, 11th क्लास से अगर आपको याद है तो, और अगर नहीं है तो आप ध्यान से सुनेंगे। अब देखें इधर, डी ऑर्बिटल आपको पता है 5 होते हैं ना, 5 बॉक्स बनाते हैं और आप हमेशा डी के लिए। तो इधर देखो, आपको पता है डी जो है वो 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं। अगर इस तरीके का ओरिएंटेशन है एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड तो वो क्या हो जाता है, डी एक्स वाई। सिमिलरली 3 ऑर्बिटल और ऐसे होते हैं, अगर वाई और जेड एक्सिस के अराउंड यही है, ये मैंने जेड ले लिया यहाँ पर और ये मैंने वाई ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई जेड। सिमिलरली डी जेड एक्स होगा। उसके बाद हमारे पास जो चौथा ऑर्बिटल आएगा दैट इज़ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज़ व्हाट, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको नोटेशंस याद है तो, रिप्रेजेंटेशंस याद है तो। उसके बाद हमारे पास आता था क्या, डी जेड स्क्वायर, जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट रहता था। आपको बताना है इसकी ज्योमेट्री, एक बार आप ध्यान से देख लो, बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लो एक बार।
एक्स वाई जो हैं वो एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक्सिस से थोड़ा सा हटके प्रेजेंट है, तो मैं कह सकती हूँ अल्टीमेटली पूरे पूरे एक्सिस पर ना होके लेकिन एक्सिस के साइड में ही लगे हुए हैं, ठीक है। डी वाई जेड की भी सेम कहानी होगी और डी जेड एक्स की भी सेम कहानी होगी। ये तीनों की सेम कहानी है कि ये क्या करते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस प्रेजेंट प्रॉपर नहीं होते लेकिन साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। डी एक्स वाई के जो लोब्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल साफ साफ कैसे प्रेजेंट है, एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है। और डी जेड स्क्वायर कैसे प्रेजेंट होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, एकदम सीधा। देखो इसकी ओरिएंटेशन एकदम अलॉन्ग जेड एक्सिस है। तो ये ज्योमेट्री को अपने दिमाग में बिठा लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको ऑल दो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री देख लेते हैं हम एक बार। ऑक्टाहेड्रल आप कैसे बनाते हो, आप बनाते हो ऐसे। ये मान लो आपका मेटल लगा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर प्लानर बनाते हो, एक लिगेंड अबव द प्लेन होता है और एक लिगेंड बिलो द प्लेन होता है। इस तरीके की ऑक्टाहेड्रल की आपके पास ज्योमेट्री होती है। एक्सिस बना देती हूँ मैं इसमें, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। पीछे की तरफ जाने वाला मेरा वाई एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाने वाला मेरा जेड एक्सिस है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा एक्स और वाई बन गया। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ये स्क्वायर प्लानर है शेप, ये एक्स एक्सिस बना दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज़ योर जेड एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड ऑल दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मुझे एक बात ये बताएं, लीगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड कैसे बनती है, जब मेटल का ऑर्बिटल और लीगेंड का ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अगर लीगेंड आपका इस वाली पोजीशन पर लगा हुआ है, अगर लीगेंड इस पोजीशन पर लगा हुआ है तो वो कैसे लगा होगा, ज़रूर मेटल का जो ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है वो लीगेंड के ऑर्बिटल के साथ क्या हुआ होगा, ओवरलैप, तब जाके इसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनी है। तो डायरेक्शंस देखो ज़रा इन मेटल के ऑर्बिटल की, मेटल का ऑर्बिटल देखते हैं हम, डायरेक्शन क्या है, ये देखो 3 और ये हो गया 4th ऑर्बिटल। अगर लीगेंड जो है वो कहाँ से आ रहा है, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मेटल का जो ऑर्बिटल है वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। सिमिलरली माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। तो ये जो 4 बॉन्ड आपकी प्लेन में बन रही हैं, ये कैसे बन रही है, ये बन रही है ऐसे कि अगर ये आपका x है और ये आपका y है तो ये मेटल के ऑर्बिटल्स ज़रूर ओवरलैप हुए हैं लीगेंड के साथ, तभी जाके बिटवीन द एक्सिस आपकी बॉन्ड बनी है। अब मुझे एक बात ही बताओ, D में से 2 ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं, 2 ऑर्बिटल में से आप पहला एक तो हमने देख लिया ना, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि बिटवीन द एक्सिस अगर बॉन्ड बनानी है, बिटवीन द एक्सिस अगर आपको बॉन्ड बनानी है तो आपको क्या लगता है D का कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वही ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा जिसकी ओरिएंटेशन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होती है। अब मुझे बताओ डी ऑर्बिटल का कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसकी ओरिएंटेशन इस तरीके से होती है कि वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करे। अभी अभी रिवाइंड भी कर सकते हो, नहीं याद है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ज्योमेट्री मैंने बनाई थी। दिस इज़ व्हाट, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ज़रूर अपने मेटल ने इस्तेमाल किया है ये 4 बॉन्ड बनाने के लिए। आई होप समझ आया होगा कि ये 4 बॉन्ड जो आपको नज़र आ रही हैं स्क्वायर प्लानर के अंदर, ये प्लेन के अंदर जो 4 बॉन्ड होती हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है हमारे पास। बिटवीन द एक्सिस के लिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 2 डी ऑर्बिटल में से एक तो कन्फर्म हो गया कि कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छा, चले अब देखो 2 बॉन्ड अभी भी बची हुई हैं। 2 बॉन्ड कौन सी हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जो बची हुई 2 बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। देखो ये मेटल था, ये लिगेंड, ये एक और लिगेंड, ये 3rd और ये 4th।
अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। इस तरीके से आपने कंप्लीट कर दिया। दिस वाज योर प्लेनर ज्योमेट्री। हम एक्सिस बना रहे थे इसके ऊपर, हमने कहा था दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दैट इज़ गोइंग टू बी योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर जेड एक्सिस। ऑब्वियसली अगर ये z है तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनस जेड एक्सिस। आपको देखना है, ये तो हमें समझ में आ गया भाई, ये वाले जो हमारे ऑर्बिटल थे ये हमने क्लियर कर लिया कि ये कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 बॉन्ड तो इनकी वजह से बन गए। अब ये 2 बॉन्ड का ज़रा क्लियर करो, मुझे खुद से ही बताओ, खुद से ही बताओ, कमेंट करना है आपको। भले ये लाइव वीडियो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बाद में ज़रूर देखूंगी कि इस बच्चे ने यहाँ पर रिप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सा डी का ऐसा ऑर्बिटल है जो कि ये 2 बॉन्ड अलोंग द जेड एक्सिस बना सकता है। ज़रूर अगर जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनी होगी सोच के कमेंट करना, मैं आगे बता रही हूँ, लेकिन तुम सोचो इसके बारे में। अभी जो ऑर्बिटल्स बनाए थे अगर स्क्रीनशॉट लिया तो उनकी शेप कंसिडर करो और फिर मुझे बता कि कौन सा ऐसा ऑर्बिटल हो सकता है जो जेड एक्सिस के अलोंग ये बॉन्ड बना सकता है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, जेड एक्सिस के अलोंग आपने देखा होगा अगर, तो एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है एंड दैट इज़ डी जेड स्क्वायर। उसी में आपने देखा है कि ऑर्बिटल्स कहाँ प्रेजेंट है, जेड एक्सिस के अलोंग। यानी कि अगर एक ऑर्बिटल आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था तो दूसरा क्या है, डी जेड स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये 2 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि अगर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स होता तो आपके जो बॉन्ड्स थे ना, आपके ये जो बॉन्ड्स हैं ये यहाँ प्रेजेंट नहीं होके कहाँ प्रेजेंट होते, अलोंग द एक्सिस, ऐसे प्रेजेंट होते। अलोंग द एक्सिस भी नहीं, एक्सिस से थोड़ा सा हटके ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है। लेकिन बॉन्ड्स कहाँ है, बिल्कुल एक्सिस के बीचों बीच। तो कौन सा ऑर्बिटल था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो 2 हमारे पास बॉन्ड्स थी ये जेड एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। दैट मीन्स कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल हो सकता है, डी जेड स्क्वायर। आई होप दिस ज्योमेट्री इज़ रियली क्लियर टू यू बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी CFT का डायग्राम आपको एक्सप्लेन नहीं करता, ना NCERT में इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ना आपको वैसे बताया जाता है कि ये जो डायग्राम है CFT का ये आया कहाँ से। तो CFT का डायग्राम आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे कंसेप्ट सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी अगर आपको ये समझ आ जाएगा। ग्रेजुएशन का टॉपिक है लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएँ चीज़ें, क्योंकि इंटरेस्टिंग है बहुत। देखो चलो भाई इतना हमें समझ आ गया कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमारे पास होता क्या है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर sp3d2 में जो 2 डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 2 ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, बाकी 3 नहीं यूज़ हो रहे हैं। अब मेरी बात सुने, अगर sp3d2 आपका बन रहा है ऑक्टाहेड्रल में तो इसका मतलब क्या है, ये देखो। हमने कहानी पढ़ी थी कि मेटल और लीगेंड है, अट्रैक्शन की वजह से लीगेंड और मेटल करीब करीब आए, ठीक है। ये हो गई अट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ, ये नहीं करीब आ गए। अब क्या होगी, मेटल के डी ऑर्बिटल और लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होने वाली है, रिपल्शन। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही मेटल के पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन में लीगेंड आया, करीब आए दोनों, अट्रैक्शन बढ़ी, तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अगर कोई 2 ऑर्बिटल्स या कोई भी 2 स्पीशीज़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं दैट मीन्स एक दूसरे को स्टेबलाइज़ करती हैं। अगर वो एक दूसरे को स्टेबलाइज़ कर रही हैं दैट मीन्स वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे की एनर्जी डिक्रीज़ कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एनर्जी डिक्रीज़ कर रही हैं। देखो इधर, तो जब मेटल लीगेंड में क्या हुई, अट्रैक्शन की वजह से क्या आई, दोनों के बीच में स्टेबिलिटी। इसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हुआ, उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हुआ, और स्टेबिलिटी की वजह से एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़। तो चलो भाई, मेटल के जितने भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। लीगेंड के भी अपनी एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। लेकिन अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए तो अब क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन एग्जिबिशन में आएगा। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होने लगेगी, रिपल्शन। मेटल के इलेक्ट्रॉन लीगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हुई, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ मॉलिक्यूल, और अनस्टेबल अगर कोई चीज़ हो रही है दैट मीन्स उसकी एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन कौन से वाले की एनर्जी बढ़ेगी, वही उसी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी जो कि डायरेक्ट लीगेंड के कांटेक्ट में होगा।
अब ये वाला लिगेंड तो मेटल के लिगेंड के कांटेक्ट में है ही नहीं, ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, ये तो लिगेंड से जुड़ ही नहीं रहा, तो इसके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिपल्शन किसके बीच में होगी? बिल्कुल उसी वाले ऑर्बिटल के बीच में होगी जो कि लिगेंड के करीब है। देखो मैं दोबारा से आपको बना के दिखाती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम स्पीड की होती है कभी आपके साथ, तो आप स्लो कर सकते हो प्लेबैक स्पीड में जाके, या फास्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। चलो भाई, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी ना, अभी हमने देखी थी। लिगेंड कौन कौन से मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ कांटेक्ट में है देखना भाई, इधर जो है, जो इधर अलाइन है, जो इधर अलाइन है, जो इधर अलाइन है, और जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, यानी कि एक्स वाई जेड। एक्स और वाई के बीच में जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, और जेड एक्सिस के अलोंग जो प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आएगा। बाकी यानी कि सीधा सीधा मैं बोलूँ तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन आएगा? लिगेंड। लेकिन डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स का लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई रिपल्शन किसके बीच में होगी? ज़रूर इस ऑर्बिटल जो भी लिगेंड के करीब होगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिपेल कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्बिटल मान लो यहाँ किसी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, लेट्स जस्ट से इस डायरेक्शन में कहीं पे प्रेजेंट है, यहाँ तो कोई लिगेंड आके लग ही नहीं रहा है ना, लिगेंड्स तो बस यहाँ 6 जगह पे लगे हुए हैं, इस वाली डायरेक्शन से तो लिगेंड का आना हुआ ही नहीं, तो यहाँ इस डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा वो रिपल्शन फील नहीं करेगा। सिर्फ वही ऑर्बिटल्स रिपल्शन फील करेंगे जो कि लिगेंड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। लिगेंड उन्हीं के साथ रिपल्शन शो करेगा, सिर्फ वही अनस्टेबल होंगे और सिर्फ उन्हीं की एनर्जी इंक्रीज़ होगी। ये है आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, या मैं कहूँ मैजिकल एकदम। यानी कि देखो मैं दोबारा से लिख रही हूँ इस चीज़ को, सी मेटल लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन की वजह से स्टेबल हुए दोनों, उसकी वजह से उनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो गई। लेकिन जब मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आएंगे आपस में तो क्या होगी? रिपल्शन होगी। किसके बीच में? मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से कौन अनस्टेबलाइज होगा? अनस्टेबल होगा। लेकिन कौन अनस्टेबल होगा भाई? मेटल के वो ऑर्बिटल जो कि लिगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। सो मेटल डी ऑर्बिटल्स which are in direct contact of ligand। थोड़ा सा स्पेलिंग्स देख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात समझ आनी चाहिए। तो यानी कि मेटल के वो डी ऑर्बिटल्स अनस्टेबलाइज हो जाएंगे जो कि लिगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। क्यों? क्योंकि वो रिपल्शन क्या कर रहे हैं? ज़्यादा फील कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पूरी की पूरी होल एंड सोल ही यही चीज़ है CFT की। तो अब मुझे एक बात यहाँ पे देखो, आप मेटल का अभी तक आपने बना के देखा है, मेटल +3 अगर आपने दिखाया तो आपने क्या किया? DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ² ये 5 ऑर्बिटल थे। अब आप अगर ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपको पता है लिगेंड जो है वो इन 2 ऑर्बिटल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, राइट? इन दोनों ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेगा? डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे? अनस्टेबल। और अगर ये अनस्टेबल होंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि अब ये 5 ऑर्बिटल आप एक साथ नहीं दिखा सकते। 5 ऑर्बिटल एक साथ एक ही लेवल पर दिखाने का मतलब क्या होता है? कि ये डीजनरेट हैं। डीजनरेट से आप क्या समझते हो? दे हैव सेम एनर्जी, इसीलिए आपने उन्हें एक ही लाइन में दिखाया है, सेम एनर्जी लेवल पर दिखाया है। रिमेंबर, आप 4s और 4d के बीच में, 3d के बीच में गैप दिखाते हो ना, ये गैप यहाँ पे किस लिए दिखाते हो? कि ये अलग एनर्जी लेवल है, ये अलग लेवल पे प्रेजेंट है, और ये पांचों के पांचों अलग लेवल पे प्रेजेंट है, यानी कि इन पांचों की एनर्जी क्या है? सेम। लेकिन अब आपको समझ आ गया कि भाई DXY, DYZ, DXY
डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये पाँचों की एनर्जी अब इक्वल नहीं रहेगी, क्योंकि अब लिगेंड आके दो स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ऑर्बिटल्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन शो कर रहा है। तो जब तक लिगेंड नहीं आया था तब तक मेटल के सभी ऑर्बिटल्स क्या थे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे। लेकिन जैसे ही लिगेंड यहाँ पर अप्रोच करेगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लिगेंड के अप्रोच करते ही आपके ये एनर्जी लेवल दो एनर्जीज़ में स्प्लिट हो जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला, मेटल जब प्रेजेंट था तो ये एनर्जी थी, अब जब लिगेंड उसकी तरफ आया तो मैंने बोला कि स्टेबल हो जाएगा लिगेंड भी और मेटल भी। मेटल का पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड का नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई होगा, दोनों स्टेबल होंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले से डिक्रीज। तो इसीलिए भाई ये जो डी ऑर्बिटल था ये नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अब इसमें से भी इन दो डी ऑर्बिटल में से अट्रैक्शन की वजह से तो हो गया, ये अट्रैक्शन की वजह से आ गया आपका डी ऑर्बिटल नीचे पहले से। लेकिन अब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी और ये लास्ट के जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं ये ज़्यादा रिपल्शन फील करने की वजह से कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पे। क्यों, क्योंकि क्या हो गए, पहले से अनस्टेबल। इसीलिए मेरी बात ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रही हूँ इसको। CFT ने बोला था कि आपके जो मेटल हैं लिगेंड के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। अट्रैक्शन हो रही है, स्टेबिलिटी हो रही है, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। चले भाई, हमारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी हो गई पहले से डिक्रीज, स्टेबल हो गए। लेकिन अब जैसे ही दोनों करीब आ गए मेटल और लिगेंड, तो एक और नई फोर्स एग्जिस्ट करेंगी एंड दैट इज़ फोर्स ऑफ रिपल्शन। और फोर्स ऑफ रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ किस पर लगेगी, उन्हीं ऑर्बिटल्स पर जो कि लिगेंड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो इन्हीं के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई दीज टू एनर्जी लेवल्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऊपर की तरफ आएंगे, जबकि डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स नीचे की तरफ होंगे। ये आपका किसी भी ऑक्टाहेड्रल स्पीशी के लिए CFT का एक्सप्लेनेशन है दैट दिस इज़ हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन है और इसकी वजह से सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, सॉर्ट आउट हो गई। कैसे, इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बोला था भाई कलर किसकी वजह से होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से। अब आपको समझ नहीं आया डी ट्रांजिशन क्या हो रहा है। भाई एक डी से उठ के अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे डी में चला गया तो कोई ट्रांजिशन थोड़ी हुआ। ट्रांजिशन तो वो होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाए इलेक्ट्रॉन तो कलर आता है। लेकिन यहाँ डी से उठ के दूसरे डी में चला गया तो क्यों कलर आ रहा है, तो इसलिए कलर आ रहा है क्योंकि अब जो डी है आपका वो डी जनरेट नहीं रहा, वो डी जो है वो दो एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो गया। तो जब, अब समझ जाओ इस बात को, जब नीचे से इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा तो जो एनर्जी छोड़ेगा उसकी वजह से क्या आता है, कलर। तो हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है दो एनर्जी लेवल्स में। ये दोनों एनर्जी लेवल अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, अब ये एक तरह से नहीं रहे हैं। तो इसीलिए जब एक डी ऑर्बिटल से उठ के इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले डी एनर्जी लेवल पर जाएगा तो इसी ट्रांजिशन को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। एंड दिस इज़ हाउ योर कलर इज़ एक्सप्लेन्ड। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी, कोबाल्ट +2। हमने पढ़ा था कोबाल्ट +2 जो होता है एक्वा स्टेट में स्टेबल होता है। ये याद रहे, पिछले चैप्टर का भी क्वेश्चन है और VBT की ये लिमिटेशन भी थी कि वो नहीं बता पाया कि CO+3 हमेशा लो स्पिन क्यों बनाता है, हमेशा नीचे की तरफ क्यों प्रेजेंट रहते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। देखो CO, क्वेश्चन हमारा ये था, CO+2 जो होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है CO+3 के अंदर। पता है क्यों? चलो यही सारी बातें अब CFT एक्सप्लेन करेगी, तो ये मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। अब आ जाओ इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो आई सजेस्ट कि आप एक बार फिर से इसे रिपीट करो और फिर से देखो, क्योंकि अगर ये कहानी समझ आ गई तो एक भी चीज़ रट्टा नहीं लगानी पड़ेगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे आंसर्स आप खुद ही दे सकते हो अपने आप से। चले भाई, इतना हमने समझ लिया था कि अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी। अब क्या हो रहा है, द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द लिगेंड एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन। सीधी सी बात है भाई, रिपल्शन किस में होगा, मेटल के वो डी ऑर्बिटल जो कि लिगेंड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है उनके इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन। देयरफॉर दे विल हैव मोर एनर्जी because they are less stable than the rest of the d orbitals. Therefore the degenerate d orbitals split in further different energy levels.
जो 5 आपके डी ऑर्बिटल थे कोऑर्डिनेशन में मेटल के अंदर, वो क्या रहेंगे, वो अब स्प्लिट हो जाएंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, तो वो स्प्लिट हो जाएंगे. The conversion of 5 degenerate orbitals of metal ion into different set of orbitals having different energy in the presence of electric field is called crystal field splitting. ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये वही है. क्या, ये देखो इधर, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई क्या, कि जब आपका मेटल आयन किसी भी लिगेंड के साथ कांटेक्ट में आता है तो आपका डी ऑर्बिटल फर्दर 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है, और इसी स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. यानी कि ये जो स्प्लिटिंग हुई है ना, 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से. इस डायग्राम को बहुत अच्छे से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है हमें. इधर देखो, मैं जैसे बना रही हूँ एनसीईआरटी में हालांकि लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है. यहाँ पर आप लिखेंगे डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स, डी जनरेट मेटल डी ऑर्बिटल. तो ये तो तब की कहानी हो गई जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट था, आपके पास सिर्फ मेटल आयन प्रेजेंट था. लेकिन जैसे ही लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा, लिगेंड के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, अगर 6 लिगेंड है तो ऊपर लिखा है मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वो कहाँ से आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के लॉन्ग आ रहा है. तो इन दोनों की एनर्जी ऊपर की तरफ चली जाएगी, और बाकी 3 की एनर्जी कम है तो वो नीचे की तरफ रहेंगे. जहाँ पर 3 एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल का नाम हमने रखा है T2G, और इस वाले एनर्जी का नाम हमने रखा है EG. अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो समझ जाना, जिस भी ऑर्बिटल में, जिस भी एनर्जी लेवल में 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, उसका नाम क्या है, T2G. 1 2 3, 3 अल्फ़ाबेट लगेंगे इसमें. जहाँ पर 2 ऑर्बिटल हैं उसमें 2 अल्फ़ाबेट लगेंगे EG. 2 ऑर्बिटल वाला EG है, 3 ऑर्बिटल वाला T2G है. अब इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है ना, या जो डिफरेंस है, या जो स्प्लिटिंग हुई है एनर्जी लेवल्स की, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसे डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. इनका रिलेशन देखो क्या होता है. ये आपकी पहले एनर्जी लेवल थी ग्राउंड स्टेट की, इसको हम बेरी सेंटर भी बोलते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम बोलते हैं बेरी सेंटर. कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो बेरी सेंटर बोलते हैं हम इसे. जो आपका EG लेवल होता है ना, वो इससे 0.6 ऊपर होता है, और बेरी सेंटर से 0.4 नीचे की तरफ होता है हमारा T2G लेवल. या मैं कहूँ अगर स्प्लिटिंग हो रही है 100% स्प्लिटिंग में 60% स्प्लिटिंग होती है इसकी, EG ऊपर चला जाता है और 40% T2G नीचे आ जाता है जो पहले एनर्जी थी उससे. तो T2G की एनर्जी 40% कम हो गई, और EG की एनर्जी पहले से 60% इंक्रीज़ हो गई. तो इस स्प्लिटिंग को अगर मैं डिवाइड करूँ तो आपका EG जो है वो डेल्टा नॉट, अगर इसको पूरे को डेल्टा नॉट ले रहे हो तो 0.6 डेल्टा नॉट EG होगा, और 0.4 डेल्टा नॉट T2G होगा. ठीक है, और ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए. आई होप ये हर बच्चे को समझ आया होगा. अगर ये समझ आ गया तो दिक्कत ही कोई नहीं है. सारे क्वेश्चंस खेलते खेलते हो जाएंगे. अब आ जाते हैं एक और चीज़ पर. नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है. अच्छा, ऑक्टाहेड्रल को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको देख लो. क्या एक्सप्लेन कर रही है, दैट एज इन ऑक्टाहेड्रल द लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं लिगेंड्स, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर मेटल्स आर प्रेजेंट. So they feel more repulsion from ligand electron and attain higher energy than dxy, dyz and dzx. तो उस डायरेक्शन में ये 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, इसीलिए इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है, समझ आया. चलो, यहाँ पर along the axis लिखा हुआ है, ये गलत है, between the axis आएगा. इसको आप ठीक कर लेना, लिखते लिखते मैंने गलत कर दिया होगा. दिस इज़ between the axis. लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके बीच में लिगेंड है. ठीक है, चले भाई अब कहानी पे चलते हैं टेट्राहेड्रल की. टेट्राहेड्रल के लिए हम शेप देखते हैं. भाई हमारी शेप जो बनती है वो बनती कैसे है. टेट्राहेड्रल में देखो क्या होता है. अगर आपको टेट्राहेड्रल बनाने को बोला जाए तो आप ऐसे ही बनाओगे. ठीक है, ये सिंपल सी शेप हम लोगों ने पढ़ी हुई है. ट्राइगोनल पिरामिडल हमें याद रहता है.
लेकिन मैंने आपको बोला था इसको सिंप्लिसिटी के लिए आपको ऐसे देखना है, दो बॉन्ड जो हैं वो प्लेन में है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही रखे हुए हैं। एक बॉन्ड जो है वो स्क्रीन के बाहर है, यानी कि अबव द प्लेन, ये बॉन्ड स्क्रीन के बाहर आएगी और ये वाली बॉन्ड स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगी। तो मैंने आपको कहा था सिंप्लिसिटी के लिए आप इस तरीके से याद कर लेना इसको। अब देखो, अगर मुझे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो टेट्राहेड्रल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्यूब ले लेते हैं। आप अपना रूम इमेजिन करना, मैं एक क्यूब बना रही हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी कि ज्योमेट्री होती किस तरीके से है। ठीक है, टेट्राहेड्रल थोड़ी सी ट्रिकी होती है, तो इसको समझना ज़रा। मेटल लगा हुआ है बीच में, दो बॉन्ड इसकी ये वाली जो है ना प्लेन में, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, देखो ये पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है और सेम प्लेन में प्रेजेंट है। तो मैं इसको कैसे बनाऊँगी, देखो एक बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है इस वाले कॉर्नर पर, और दूसरा लिगेंड कहाँ प्रेजेंट है, नीचे की तरफ, तो इस वाले कॉर्नर पर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट हो गए, ये आगे की तरफ आएगा यहाँ पर, ये दो कॉर्नर्स जो हैं आपके ऑक्यूपाइड हैं। वेल जस्ट कीप इट हेयर, मैं दूसरे वाला आपको दे दूँगी घुमा के। सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसे ही रखो कि आपने तो प्लेन में कंसिडर किया ना, तो देखो सेम प्लेन में आ गया, दोनों के दोनों इसी तरीके से प्रेजेंट है, तो दोनों सेम प्लेन में है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये लिगेंड 1 है, ये लिगेंड 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2। ये लिगेंड 3 ले लो, ये लिगेंड 4 ले लो। लिगेंड 3 कहाँ है, ऊपर की तरफ है और आगे है, आगे की तरफ है, यानी कि ये वाला कॉर्नर। ठीक है, और ये देखो लिगेंड 4 जो है ये हो गया 3, और लिगेंड 4 जो है वो बिलो द प्लेन है, यानी कि पीछे की तरफ है, तो ये ले लो अंदर वाला कॉर्नर। तो अगर आप अपने रूम में देखोगे तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक वॉल डायगनली ऑक्यूपाइड होगा ऐसे और दूसरा वॉल डायगनली ऑक्यूपाइड होगा ऐसे। तो इस तरीके से क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है। अगर मैं इस क्यूब को घुमाऊँ, या मैं आपको एक्सेस ही ऐसे लगा के दे देती हूँ, वैसे तो क्यूब को घुमाना पड़ेगा, लेकिन आप समझ जाओ घुमा के अगर मैं लगाऊँ तो देखो ये हमारी क्या है, इस वाले कॉर्नर से आ रही है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, एंड दिस इज़ आर जेड एक्सिस। तो इस तरीके से हमारी 3 एक्सिस प्रेजेंट है। ये क्या है, एक्स, ये देखो इस वाले कॉर्नर से होते हुए जा रही है, ये आगे वाला कॉर्नर है ना, यहाँ से पास करेगी एक्स एक्सिस। ये क्या है हमारी, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारी जेड एक्सिस। अब देखो कौन कौन से डी ऑर्बिटल इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। लिगेंड की पोजीशन देखो, लिगेंड कहाँ कहाँ लगा हुआ है, लिगेंड लगा है भाई एक तो ये रहा एक्स एक्सिस के बिल्कुल साइड में, दूसरा लगा है वाई एक्सिस के बिल्कुल साइड में, तीसरा लगा हुआ है जेड एक्सिस के बिल्कुल साइड में। यानी कि कौन से ऑर्बिटल मेटल ने यूज़ किए होंगे, जो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, दिस एंड दिस। अब मुझे ज़रा बताना कौन से डी ऑर्बिटल इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक्सिस से थोड़ा सा हट के कौन प्रेजेंट रहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, बिल्कुल सही। तो अब आपका टेट्राहेड्रल में ये बात समझ आइए, टेट्राहेड्रल में ये 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन 3 ऑर्बिटल की वजह से क्या बनती है, ज्योमेट्री बनती है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, इन 3 में से आपका कोई भी 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। तो ये तीनों की ओरिएंटेशन क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए सूटेबल है, तो लिगेंड डायरेक्ट का किसको अप्रोच कर रहा है भाई, इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है ना लिगेंड, तो इस डायरेक्शन में कौन से मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों। यानी कि अब आपका लिगेंड जो है वो इन तीनों ऑर्बिटल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, यानी कि अब आपके लिगेंड जो होंगे उनके इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन इनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगी, तो यानी कि इनका क्या हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब ये क्या होंगे, अनस्टेबल। तो लिगेंड क्योंकि इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इन्हें अनस्टेबल करेगा, तो इनकी एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज़। तो टेट्राहेड्रल में कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। तो डायग्राम्स अब आपको समझ आ जाएंगे। ये देखो इधर, ये टेट्राहेड्रल की स्टोरी है, इसको देखो ज़रा। टेट्राहेड्रल में हुआ क्या कि डी जनरेट डी ऑर्बिटल जो था उसके साथ जैसे ही लिगेंड कांटेक्ट में आया, कॉम्प्लेक्स बना, तो आपको पता है कि अब आपके जो 3 ऑर्बिटल हैं वो रिपल्शन फील करेंगे। तो ये जो 3 ऑर्बिटल वाला एनर्जी लेवल था T2G, ये कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ।
क्योंकि अब ये क्या हो गए अनस्टेबल, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज। वहीं पर ये जो दो एनर्जी लेवल वाला था ई जी, ये कहाँ आ गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, अब इनके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील नहीं कर रहे, तो ये क्या होंगे स्टेबल, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई कम। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल में ई जी लेवल नीचे की तरफ होता है और टी टू जी लेवल ऊपर की तरफ होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। 0.4 डेल्टा नॉट ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर, क्योंकि अगर ये डायग्राम क्लियर हैं तो ही आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बता सकते हो। चलें, अगर ये सब क्लियर है तो इसको एक बार देख लो। इन टेट्राहेड्रल लिगेंड अप्रोच बिटवीन द एक्सेस, बिटवीन तो नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर क्या आएगा साइड, along साइडवाइज या along द एक्सेस, एक्सेस से थोड़ा सा ही हटके था ना प्रेजेंट, तो इसीलिए along द एक्सेस, तो इसको ठीक कर लेना। सो डी एक्स डी वाई डी जेड विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन, which are present at xyz axis experience more repulsion and get raised in energy as compared to other two energy levels। तो इसकी वजह से इसका डायग्राम हो गया ये और ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम हो गया ये। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप इसको बार बार देखो और तब तक देखो जब तक क्लियर नहीं हो जाता है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया, अब काम ये करना है कि हमें किस तरीके से बताना है कि किसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है। चलो भाई वो देखते हैं। अब मैं इसी के अंदर आपको फिल करके बता देती हूँ। मान लो जैसे आपको क्या करना है, कोई भी एग्जांपल ले लो, आपको फिल करना है FeCN6 2 नेगेटिव दिया हुआ है या 3 नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +3 आएगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगी D5 आएगी। तो Fe+3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं D5, 1 2 3 4 5। अब बहुत ही ज़रूरी बात है, अच्छा इसको भरने से पहले ना हम डिस्कस ही कर लेते हैं। आ जाओ ये देख ही लेते हैं हम। ये देखो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को भरना कैसे वो देखो। द लिगेंड विच कॉज ग्रेटर स्प्लिटिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कॉजेज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल आयन। इसको मैं समझा दूँ एक बार आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें बताता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा नहीं होगा। ये देखो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कहना है, देखो CFT का कहना है कि आपका ये जो डी ऑर्बिटल था ना भाई, मेटल जब आएगा तो उसकी वजह से स्प्लिट होगा। क्यों स्प्लिट क्यों हो रहा था, ये रिपल्शन हो रही थी। अब होता क्या है, जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, देखो कुछ लिगेंड्स ऐसे होंगे, कुछ लिगेंड्स जो कि क्या करेंगे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। शुरू से बता दूं मैं आपको, ऐसे लिगेंड्स जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्लोज होने से क्या होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी। अगर रिपल्शन ज़्यादा हुई तो ये वाला एनर्जी लेवल और ऊपर जाता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा रिपल्शन, ये वाला एनर्जी लेवल उतना ही ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, यानी कि आपकी जो स्प्लिटिंग होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। अब मुझे एक बात ये बताओ, अगर जैसे मान लो आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5, ये तो तब था जब डी जनरेट है। अब क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई है। ठीक है, अब क्या हो गई, स्प्लिटिंग। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरते हैं, ऑफ बो के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल होगा। ये देखो ये नीचे की तरफ है, इसकी एनर्जी कम है तो ये लोअर एनर्जी लेवल है, तो 1 2 3। अब बात आती है कि 4th इलेक्ट्रॉन का क्या करना है भाई, 4th इलेक्ट्रॉन को इसी में डालना है या ऊपर लेकर जाना है, तो ये डिसाइड करेगा आपका डेल्टा नॉट। अगर आपके डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा ऊपर की तरफ। अगर ये स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो भाई रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाएगा। तो क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को नीचे ही आना पड़ेगा और क्या हो जाएगी, पेयरिंग। क्या हो जाएगी,
पेयरिंग। तो ये किस तरीके से भरा जाएगा कि Eg में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सॉरी नीचे T2G था तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और Eg में एक भी नहीं, तो ऊपर 0। तो ये क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो करते क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा करीब आकर के डेल्टा नॉट की वैल्यू को बहुत बढ़ा देते हैं। जो स्प्लिटिंग है ना, इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जा पाते, ऊपर नहीं जाएंगे तो नीचे ही रहेंगे, तो पेयरिंग हो जाएगी। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लेन, वीबीटी ने बोल दिया था ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पेयरिंग करा देते हैं मेटल के डी ऑर्बिटल की, लेकिन बता नहीं पाया था कि कैसे कराते हैं। तो सीएफटी ने इसको आके एक्सप्लेन किया। सीएफटी ने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत बढ़ा देते हैं, यानी कि जो स्प्लिटिंग है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जा पाते और नीचे वाले लेवल पर ही क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, किसके बजाय, पेयरिंग एनर्जी के बजाय। यानी कि पेयर अप कराने में इतनी एनर्जी नहीं लगती जितनी कि डेल्टा नॉट को पार करने में लगेगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए कंडीशन होती है ये कि उनका डेल्टा नॉट बहुत ज़्यादा होता है, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग। लेकिन वीक लिगेंड तो क्या करते हैं, वीक लिगेंड इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। उनके केस में अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगी तो यही वाला एनर्जी लेवल जो पहले यहाँ प्रेजेंट था अब कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ। और अगर डेल्टा नॉट कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उठ के ऊपर जाएगा। भाई यहाँ पे मैं क्यों धक्का मुक्की करूँ, जब ऊपर स्पेस है और मैं जाके बैठ सकता हूँ, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे, फिर अगर छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो नीचे पेयरिंग होगी, अदरवाइज़ 5 इलेक्ट्रॉन तक ऊपर जंप कर जाएगा। तो इसीलिए जो वीक लिगेंड होते थे वो मेटल की पेयरिंग नहीं करा पाते थे, क्योंकि वीक लिगेंड के लिए क्या होता था, डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होती थी और पेयर अप कराने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगी, वीक ऑर्बिटल, वीक लिगेंड्स के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको देखो, द लिगेंड्स विच कॉज ग्रेटर स्प्लिटिंग, जो ज़्यादा स्प्लिटिंग करवा देते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, इसीलिए हम उन्हें स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग ज़्यादा करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे वाले एनर्जी लेवल पर पेयर करा देंगे और उसकी वजह से वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहलाएंगे। दिस इज़ देयरफॉर इफ़ द स्प्लिटिंग दैट इज़ डेल्टा नॉट इज़ मोर, इलेक्ट्रॉन्स विल रिक्वायर मोर एनर्जी, यहाँ पे कॉमा आएगा, अगर डेल्टा नॉट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू गेट फिल्ड इन हायर डी लेवल। इफ़ दे डू नॉट गेट दिस एनर्जी दे विल बी फिल्ड इन द लोअर डी एनर्जी लेवल एंड पेयरिंग टेक प्लेस। तो भाई अगर डेल्टा नॉट ज़्यादा है तो उनको ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी, और अगर ऐसा नहीं हुआ, उन्हें एनर्जी नहीं मिली, तो वो लोअर एनर्जी लेवल पर ही क्या हो जाएंगे, पेयर अप। तो ये उनकी कंडीशन होती है, डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयर करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, ऊपर पहुंचाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पेयरिंग। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, इलेक्ट्रॉन्स नीचे रहेंगे, तो नीचे रहेंगे तो क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं ना, DXY DYZ DZX, तो इसीलिए क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो VBT ने जिसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन बोला था वो कैसे बनता है, वो बनता है ऐसे। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो जो आपने वो 3 लिगेंड याद किए थे, EN CO और CN, ये क्या करते थे, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करा देते हैं, स्प्लिटिंग, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एनर्जी लेवल पर तो जा नहीं पाता, तो नीचे ही पेयर अप होना शुरू कर देता है, तो इसीलिए क्या करवा देते थे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर वीक लिगेंड है तो उसको किसको हम वीक लिगेंड बोल रहे हैं, weak ligands are the ligands which do not cause greater splitting in d orbital, due to which the electron can easily excite to higher d energy level and therefore no pairing takes place। तो इनके लिए कंडीशन क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है और स्प्लिटिंग होती है कम, तो ये क्या होते हैं, वीक लिगेंड। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर आसानी से जा रहे हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हायर एनर्जी लेवल पर जा सकते हैं ना, तो इसीलिए क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलें अब हम केस देखते हैं, ये वाला केस मैं आपको बता रही थी, इसको कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल, FeCN6, Fe की निकाली आपने, ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D5। तो ये आपने D5 भर दिया है किसके लिए, Fe+3 के लिए।
लेकिन जैसे ही Cn उसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो आप एक लाइन लिखोगे कि एज Cn इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड, एज यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एज Cn इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड, स्ट्रॉन्ग लीगेंड तो क्या होगा, डेल्टा नॉट ज़्यादा हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि इसकी वैल्यू, ये जो स्प्लिटिंग है इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, तो पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करोगे, 1 2 3, ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे ही 4 5। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन भरे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे अब हम इसकी, अभी तक तो आप लिख देते थे, यहाँ पर क्या लिख देते थे, ऐसे करके दिखा देते थे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भर देते थे लिगेंड के। लेकिन अब क्या करोगे, अब आपको इसकी CFT की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देखो T2G, ये वाला एनर्जी लेवल क्या है, T2G कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो T2G 5। EG में कितने इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं, तो EG 0, यानी कि आपकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, T2G 5 EG 0। देखो, एज एनर्जी लेवल इज़ वेरी हाई, the presence of strong ligand, so electron cannot jump to EG level, therefore pairing of electron take place। तो आपको ऐसे ही बिल्कुल बना के उसे एक्सप्लेन करना है। अब इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें समझ आया कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए तो निकाल देना, 1.2 बोर मैग्नेटॉन समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना होता है, आपको CFT के अकॉर्डिंग बताना होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इधर आ जाओ, ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। अभी है हमारे पास H2O, ये 5 हमने बना दिए इलेक्ट्रॉन Fe+3 में जो होते थे वो हमने बना दिए। अब हम आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि H2O क्या है, वीक लिगेंड है, तो इसीलिए डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। डेल्टा नॉट वुड बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयर कराने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, डेल्टा नॉट कम है, तो आराम से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर 4 5। तो अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2G3 EG2, यहाँ पर 2 आएगा, तो T2G3 EG2। तो इस तरीके से आपको CFT बताती है। अब इसके के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। पैरामैग्नेटिक, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए तो 5.9 बोर मैग्नेटॉन समथिंग इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब एक चीज़ आ जाओ, एक चीज़ पर आ जाओ, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बोला था, आपने बहुत पूछा कि मैम जो Cr+3 होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 होती है और D3 स्टेबल कैसे हो सकती है। तो मैंने आपको बोला था कि अभी रुक जाओ, नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे कि D3 स्टेबल कैसे होती है। तो अब देखो ज़रा, अभी तक तो D जनरेट था आपका D ऑर्बिटल, D जनरेट होने पर पांचों की एनर्जी सेम होती थी, तो D5 होने पर क्या हो जाता था, हाफ फिल्ड। D5 होने पर क्या होता था, हाफ फिल्ड हो जाता था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो 3 ऑर्बिटल एक साथ, 2 ऑर्बिटल एक साथ, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो कैसे भरोगे, नीचे T2G है तो पहले 1 2 3, यानी कि T2G एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड। T2G क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, किसके लिए, D3 के लिए। तो इसीलिए आपका जो क्रोमियम होता है वो +3 यानी कि D3 में स्टेबल होता है, बिकॉज इट फॉर्म T2G3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ स्टेबल। क्योंकि Cr+3 कब बना, जब लीगेंड उसके अप्रोच में है, और जैसे ही लीगेंड आएगा एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएंगे। अब D5 हाफ फिल्ड नहीं होगा, अब आपका क्या हो जाएगा, D3 हाफ फिल्ड हो जाएगा, और ये कंडीशन क्या है, स्टेबल है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि D3 कैसे स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर T2G क्या हो गया है, हाफ फिल्ड। तो अब आप वहाँ लिख दोगे कि बिकॉज इन D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G ऑक्यूपाई हाफ फिल्ड स्टेट विच इज़ स्टेबल। चले भाई, एक और सवाल इसी के जैसे था, आपसे पूछा था कि कोबाल्ट+2 अपने आप में स्टेबल होता है एक्वस स्टेट में, लेकिन जैसे ही वो किसी लीगेंड की प्रेजेंस में आता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कोबाल्ट+3 के अंदर। मैं क्वेश्चन को अच्छे से बता देती हूँ ताकि आप आंसर समझ पाओ। देखो इधर क्वेश्चन कह रहा था लास्ट चैप्टर में कि कोबाल्ट+2 एक्वस स्टेट में होता है स्टेबल, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आप लीगेंड डालोगे ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, CO+3 के अंदर। तो वो पूछ रहा था ये ऑक्सीडाइज़ क्यों हो जाता है, जैसे ही आप लीगेंड को लेकर आते हो ना इसके करीब, ये ऑक्सीडाइज़ क्यों हो जाता है। कोबाल्ट+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 होगी और कोबाल्ट+3 की क्या होगी, D6।
बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? D7 से D6 में वो क्यों जाना चाहेगा? थोड़ा सा सोचो, पॉज करो, खुद सोचो, अगर समझ आ गया होगा तो इसका जवाब दे पाओगे। मैं आगे बता रही हूँ आपको, आप पॉज करके सोचो और कमेंट करना, देखना कि सही है या नहीं। जैसे ही आपका कोबाल्ट +2 प्रेजेंट था तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ठीक है। कोबाल्ट +2 पानी में पड़ा था, बस ऐसे था, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, बाकी पीछे 3 इलेक्ट्रॉन, तो D7 हो गया। जैसे ही लीगेंड इसके सामने आया, लीगेंड की प्रेजेंस में ये एनर्जी लेवल हो जाएगा स्प्लिट। तो भाई पानी में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पानी में ये डीजनरेट था, तो D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोबाल्ट को नहीं थी कोई दिक्कत, D7 आराम से पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही लीगेंड आया, लीगेंड के आने से एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए, और अब आपका क्या सिचुएशन हो गई? ये सिचुएशन हो गई। अब जब आप इसमें कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन 7, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 7, D7 हो गया। आपको पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से छोड़ दे तो नीचे क्या बनेगा? D6, दैट इज़ T2G6, और T2G6 का मतलब है फुली फिल्ड T2G ऑर्बिटल विच इज़ रियली स्टेबल। यानी कि जब तक लीगेंड नहीं था, ऑर्बिटल्स डीजनरेट थे, आपकी D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल थी। लेकिन जैसे ही लीगेंड यहाँ पर आया, एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए, T2G बना, EG बना, तो EG में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसको छोड़ने पर T2G कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई योर कोबाल्ट +2 गेट कन्वर्टेड और गेट ऑक्सीडाइज्ड ईजीली इनटू T2G6। तो आप इसको D7 से नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, आप इसको T2G6 EG1 से T2G6 तक जाने से एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और इसीलिए ये बात मैंने आपको बोली थी, कोबाल्ट +3 जब भी देखोगे तो हमेशा और हमेशा क्या बनाओगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला था आपको, चाहे वीक लीगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लीगेंड। देखो उसने ये नहीं बोला यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड आ रहा है, उसने बस बोला कि लीगेंड आ रहा है। तो लीगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, लेकिन कोबाल्ट +3 के केस में क्या होगा? कोबाल्ट +3 के केस में हमेशा और हमेशा 6 के 6 इलेक्ट्रॉन वो नीचे रखना चाहेगा, क्योंकि देखो अगर 6 इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे तो ये सिचुएशन होगी। और अगर आप उसको ऊपर भेज दोगे तो क्या होगा? T2G में पहले 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर चौथा भरोगे, पाँचवा छठा नीचे आएगा, तो T2G में 4, EG में 2। ये कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। तो इसीलिए कोबाल्ट +3 जब भी होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे नीचे ही भरे जाएंगे, चाहे आपका लीगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। इसीलिए मैंने आपको बोला था कोबाल्ट +3 के लिए खास ध्यान रखना, क्योंकि कोबाल्ट +3 नीचे बनने से T2G6 बनता है जो कि स्टेबल होता है। तो रिगार्डलेस ऑफ द लीगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, आपको हमेशा और हमेशा लो स्पिन ही बनाना है, पेयरिंग करानी ही है। तो भाई ये थी सारी CFT की कहानी ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब आपको करना क्या है? NCERT के एग्जाम्पल और NCERT के इंटेक्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस से जितने भी CFT के आपको ऑक्टाहेड्रल के लिए ये बनाने हैं ना डायग्राम्स, उतने बनाओगे, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके CFT का ऑक्टाहेड्रल आप कंप्लीट कर लेंगे। कल हम इसका टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे और बचा हुआ कार्बोनिल वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले आज जो पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।